नमस्कार। आज हमें बहुत ही जटिल और काफ़ी समय से चल रहे संघर्ष पर गहराई से नज़र डालने वाले हैं, इज़राइल और ईरान के बीच। हाँ, बिल्कुल। और ये कोई आमने-सामने की जंग नहीं है ना? मतलब सीधी लड़ाई वाली बात नहीं है इसमें। सही कहा। हमारी आज की चर्चा इज़राइल-ईरान एक शैडो युद्ध नाम के एक लेख पर आधारित है। और ये छाया युद्ध या शैडो वॉर शब्द ही बहुत कुछ कहता है असल में। क्या मतलब है इसका? थोड़ा समझाएंगे? हाँ, मतलब ये कि सीधी टक्कर नहीं होती। पर्दे के पीछे से ज़्यादा काम होता है, जैसे प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल करना। प्रॉक्सी गुट जैसे? जैसे हिज़्बुल्लाह है लेबनान में या गाज़ा में हमास। इनको ईरान सपोर्ट करता है। फिर साइबर हमले होते हैं, खुफिया ऑपरेशंस, यहाँ तक कि हत्याएं भी। अच्छा, और राजनीतिक चालें भी? बिल्कुल, ये सब मिलकर बनता है शैडो वॉर। तो आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। इसका इतिहास क्या है, असली वजह क्या है, ये लड़ाई लड़ी कैसे जाती है और हाल में क्या हुआ है। चलिए शुरुआत इतिहास से करते हैं। ये जानकर शायद कई लोगों को हैरानी हो कि एक जमाना था जब ईरान और इजराइल के रिश्ते बिल्कुल अलग थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। 1979 की ईरानी क्रांति से पहले तो कहते हैं काफी मजबूत रिश्ते थे। जबरदस्त थे। शाह के ईरान ने तो इजराइल को मान्यता भी दी थी। वो उन कुछ चुनिंदा मुस्लिम देशों में था जिन्होंने ऐसा किया। डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री, हर तरह के संबंध थे। लेकिन फिर 1979 में क्रांति हुई। और सब बदल गया। अयातुल्ला खुमैनी सत्ता में आए और नई सरकार ने इजराइल को ज़ायोनी शासन कहा, इस्लाम का दुश्मन करार दिया। मान्यता खत्म कर दी। हाँ, मान्यता खत्म। और सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल के दुश्मन गुटों को खुला सपोर्ट देना शुरू कर दिया। यहीं से ये दुश्मनी की नींव पड़ी, कह सकते हैं। तो एक तो ये वैचारिक मतभेद हो गया, मतलब आइडियोलॉजी की लड़ाई। बिल्कुल। ईरान खुद को देखता है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस्लामी प्रतिरोध के लीडर के तौर पर, और इजराइल को लगता है कि ईरान उसके वजूद के लिए खतरा है। और इस लड़ाई को जमीन पर कौन लड़ रहा है? ये प्रॉक्सी गुट है ना? हाँ, ये बहुत अहम हिस्सा है। लेबनान में हिजबुल्लाह है, जिसके पास कहते हैं 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट हैं। फिर गाजा में हमास, इस्लामिक जिहाद, हाँ। सीरिया में असद हुकूमत, यमन में हूती। इन सबको ईरान से मदद मिलती है, पैसा, ट्रेनिंग, हथियार। हाँ, सब कुछ। और ये ईरान के लिए बड़े काम के हैं। वो इनके जरिए इजराइल पर दबाव बना सकता है, हमले कर सकता है, वो भी बिना सीधे सामने आए। इससे तो मामला और उलझ जाता होगा। कौन जिम्मेदार है ये तय करना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। और इसी से कभी भी हालात बिगड़ने का खतरा रहता है। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा है परमाणु कार्यक्रम का, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। हाँ, ये शायद सबसे विस्फोटक मुद्दा है। इजराइल और पश्चिमी देशों को शक है कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु बम बना रहा है। हालांकि ईरान तो हमेशा यही कहता है कि उसका प्रोग्राम शांतिपूर्ण कामों के लिए है। हाँ, वो यही कहते हैं। लेकिन इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, और उसने इसे रोकने के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे गुप्त ऑपरेशन स्टक्सनेट वायरस का नाम सुना होगा। माना जाता है कि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ये वायरस हमला किया था ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूजेस पर। हाँ, सुना था। काफी नुकसान हुआ था उससे। बिल्कुल। और फिर कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं भी हुई हैं। शक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर जाता है। बाप रे, तो ये सिर्फ विचारों या न्यूक्लियर प्रोग्राम की लड़ाई नहीं है, ये इलाके में दबदबे की भी जंग है। हाँ, बिल्कुल। रीजनल पावर स्ट्रगल। दोनों देश मिडिल ईस्ट में अपना असर बढ़ाना चाहते हैं। ईरान का प्रभाव इराक, सीरिया, लेबनान, यमन में बढ़ रहा है। इजराइल इसे ऐसे देखता है जैसे ईरान उसे घेर रहा है। और इजराइल क्या करता है इसके जवाब में? इजराइल सीरिया में बहुत एक्टिव है। उसने सीरिया के अंदर ईरानी ठिकानों पर, हथियारों के काफिलों पर सैकड़ों हवाई हमले किए हैं। कोशिश ये है कि ईरान सीरिया को अपने लिए एक फॉरवर्ड बेस ना बना पाए। और साइबर हमले वो भी होते हैं? हाँ, वो तो दोनों तरफ से चलते रहते हैं। एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता है। कभी पावर ग्रिड, कभी पानी के प्लांट। ये भी शैडो वॉर का एक मैदान बन गया है। हाल के सालों में ये टकराव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया लगता है। हाँ, सीरिया का ग्रे युद्ध एक बड़ा फैक्टर रहा है। ईरान ने बशर अल असद का साथ दिया, तो इजराइल ने सीरिया में ईरानी मौजूदगी पर हमले तेज कर दिए। और 2020 में वो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे। हाँ, अब्राहम समझौते। कुछ अरब देशों ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए, और इसके पीछे एक बड़ी वजह ईरान का डर भी था, जो इन देशों को एक साथ लाया। उसी साल वो ईरानी वैज्ञानिक की हत्या भी हुई थी, फखरेजादे। मोहसिन फखरीजादे ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। उनकी हत्या हुई और इल्जाम सीधा इजराइल पर लगा। और फिर अप्रैल 2024 में तो हद ही हो गई। ईरान ने सीधे हमला कर दिया इजराइल पर। हाँ, वो एक बहुत बड़ा एस्केलेशन था। पहली बार
ईरान ने अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। हालांकि ज्यादातर रोक ली गई। हाँ, इजराइल और उसके सहयोगियों ने ज्यादातर को हवा में ही मार गिराया, लेकिन ये पहली बार था कि शैडो वॉर से निकलकर सीधा टकराव हुआ। बहुत खतरनाक मोड़ था ये। तो अगर हम दोनों पक्षों के लक्ष्य देखें संक्षेप में, ईरान क्या चाहता है? ईरान का लक्ष्य है एक तो क्षेत्रीय दबदबा बढ़ाना, दूसरा अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को मजबूत रखना और अपनी विचारधारा के हिसाब से इजराइल को कमजोर करना या शायद खत्म करना। और इजराइल? इजराइल का सबसे पहला लक्ष्य तो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, फिर अपनी सीमाओं के पास ईरानी सेना या उसके प्रॉक्सी की मौजूदगी को खत्म करना है और ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को कमजोर करना है। इसमें दूसरे देशों की क्या भूमिका है? अमेरिका तो इजराइल के साथ है। हाँ, अमेरिका इजराइल का सबसे मजबूत समर्थक है। दूसरी तरफ रूस जो है वो ईरान और सीरिया का सहयोगी है। यूरोप की भूमिका थोड़ी मिलीजुली रहती है और चीन का दखल भी बढ़ रहा है, खासकर आर्थिक तौर पर। तो कुल मिलाके ये एक बहुत ही उलझा हुआ मामला है। कोई सीधी जंग नहीं, बल्कि कई स्तरों पर चलने वाला एक छाया युद्ध। बिल्कुल, जिसकी जड़ें विचारधारा में हैं, परमाणु महत्वाकांक्षाओं में हैं और इलाके पर कब्जे की होड़ में हैं। और हाल की घटनाओं ने ये दिखा दिया है कि ये छाया युद्ध कभी भी खुली जंग में बदल सकता है। क्या शांति की कोई उम्मीद है? देखिए, जिस तरह की गहरी दुश्मनी है, प्रॉक्सी का जाल है, परमाणु तनाव है, उसे देखते हुए तो नज़दीकी भविष्य में शांति बहुत मुश्किल लगती है। हाँ, शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव से कभी-कभी तनाव कम हो जाए, पर स्थायी समाधान वो अभी दूर की कौड़ी लगता है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल। ये जो प्रॉक्सी गुट हैं, हिजबुल्लाह, हमास वगैरह, क्या ये सिर्फ ईरान के मोहरे हैं या इनकी अपनी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने एजेंडे हैं जो इस पूरे खेल को और भी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं इस समीकरण को और भी जटिल बनाती हैं। इस पर जरूर गौर करना चाहिए।